आखिर किस तरह हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस? हमारे देश में बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है ब्रिटिश और वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों पर आधारित है। उदाहरण के लिए आज़ाद भारत के बच्चों को अब भी बताया जाता है कि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की। यह इतिहास यूरोप के बच्चों के लिए भले ही मायने रखता हो, मगर भारत के बच्चों के लिए नहीं। इस प्रकार हमारे इतिहास में कोलंब समुद्री डाकू को जिस प्रकार महिमा मंडित कर प्रस्तुत किया जाता है, वह भी चिंता से भरा है। वास्को दी गामा भी समुद्री लुटेरा ही था। आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को प्राचीन भारत की सही जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें केवल विदेशी आक्रांताओं की सूची दी जाती है। द्रविड़ों को मूल निवासी और आर्यों को बाहरी बताना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही हिस्सा था, जिसे आज हमारे धर्मनिरपेक्ष और विधर्मी भाई आगे बढ़ाने में लगे हैं। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास को सभी जानते। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यह इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। बिहार तो बौद्ध धर्म का गढ़ था। इस गढ़ को ढाने के लिए एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। नालंदा संस्कृत शब्द नालंदा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ है कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। नालम दा यानी कमल देने वाली, मतलब ज्ञान देने वाली। कार्यक्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यह धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान और आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा अभी वर्तमान बिहार राज्य में पटना से मात्र 95 किलोमीटर दूर, राजगीर से 12 किलोमीटर, बोधगया से 90 किलोमीटर और पावापुरी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विश्वविद्यालय के खंडरों को अलेक्जेंडर कनिंघम ने तलाश करके बाहर निकाला था, जिसके जले हुए भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव की दास्तां बयां करते हैं। ह्वेनसांग के लेखों के आधार पर ही इन खंडरों की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। 7वीं शताब्दी में भारत आए ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल विद्यार्थी रहे, अपितु बाद में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी यहाँ अपनी सेवाएं दी थी। जब ह्वेनसांग भारत आए थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 छात्र थे एवं 1,510 अध्यापक। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में
भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इंसिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष विद्यार्थी और 1 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। विश्वविद्यालय का स्थापना काल। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 413 के पास 455 ईसा पूर्व में किया था। इस विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग और संरक्षण मिला। ह्वेनसांग के अनुसार 470 ईस्वी सन में गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त बालादित्य ने नालंदा के एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसके संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान जारी रखा और बाद में इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा विदेशी शासकों से भी इस विश्वविद्यालय को अनुदान मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं निःशुल्क थी। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। बौद्ध धर्म से इस शिक्षण संस्थान के प्रमुखता से जुड़े होने के पश्चात भी यहाँ हिंदू तथा जैन तो से संबंधित अध्ययन कराए जाने के संकेत मिलते हैं। साथ ही साथ वेद, विज्ञान, खगोल शास्त्र, साक्ष्य, वास्तुकला, शिल्प, मूर्तिकला, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम में शामिल थे। इससे पता चलता है कि बौद्ध शासन होने के बावजूद बौद्धों ने कभी दूसरे धर्मों के अनुयायी के साथ भेदभाव नहीं किया था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। मठों के सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन है। रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक एक पुस्तकालय भवन तो तलों का हुआ करता था। इन पुस्तकालयों में हस्तलिखित हजारों पुस्तकें और छपी हुई लाखों किताबें थी। कई दुर्लभ पुस्तकों का भंडार भी था। छात्र और शिक्षक, यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में
ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलतज्ञ आर्यभट्ट भी इसी विद्यालय के एक समय कुलपति रहे थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, फारस, तुर्की और ग्रीक से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य ज्ञान का प्रचार करते थे। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा साक्ष्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। युआन चौंग ने लिखा था कि नालंदा के 1,000 विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे तथा 503 विषयों में पारंगत थे और 20-50 विषयों में। केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। विद्यार्थियों का प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में काफी कठिनाई से होता था, क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही प्रविष्ट किया जाता था। इसके लिए बाकायदा परीक्षा ली जाती थी। इस्लाम के नाम पर इस विश्वविद्यालय की 4वीं शताब्दी ने 11वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी, लेकिन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरे ने 1199 में ईस्वी सन में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 माह तक पुस्तकें धू धू करके जलती रही। कहते हैं कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़े में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियां को बचाया तथा उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में उन्हीं ज्ञान निधियों ने तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि वह लुटेरा सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 20,000 छात्र पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस विश्वविद्यालय को सुरक्षा की जरूरत भी होगी। क्रूर तुर्क ने विश्वविद्यालय के आसपास रह रहे बौद्धों, अनेक धर्माचार्यों, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया और उसने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया और हजारों भिक्षु श्रीलंका या नेपाल भाग गए। खिलजी ने बिहार में चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था, लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। इस्लामी चरमपंथियों ने गया के बोधि स्थल को अपने हमले के लिए चुना, यह कहे कि बौद्ध धर्म को मिटाकर ही इस्लाम का अभ्युदय हुआ। अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतिहास गवाह है, तथ्य गवाह है। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता। बख्तियार खिलजी ने सेना के अभाव में आरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय पर कहर बरसा दिया। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया गया। शिक्षक और विद्यार्थियों के लहू से पूरी धरती को पाटकर भी जब आसान फरामोश खिलजी को चैन नहीं मिला तो उसने एक भव्य शिक्षण संस्था में आग लगा दी। बख्तियार खिलजी धर्मान और मूर्ख था। उसने ताकत के मद में बंगाल पर अधिकार के बाद तिब्बत और चीन पर अधिकार की कोशिश की, किंतु इस प्रयास में उसकी सेना नष्ट हो गई और उसे अधमरी हालत में देवकोट लाया गया था।
देवकोट में ही उसके सहायक अली मर्दान ने ही खिलजी की हत्या कर दी थी। बख्तियारपुर, जहाँ खिलजी को दफन किया गया था, वह जगह अब पीर बाबा की मज़ार बन गया। दुर्भाग्य से कुछ मूर्ख हिंदू भी उस लुटेरे और नालंदा के विध्वंसक के मज़ार पर मन्नत मांगने जाते हैं। दुर्भाग्य तो यह भी है कि इस लुटेरे के मज़ार का तो संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का नहीं। कहते हैं कि यहाँ आने पर आप चाहे तो केवल 100 रुपये में सम्राट अशोक के वंशजों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की ईंटें उखाड़ कर अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आपके पास और अधिक पैसे हो तो आप खंडहर में इधर उधर बिखरे अन्य अवशेषों जैसे कोई प्रतिमा भी अपने घर तोहफे के रूप में ले जा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1993 में हुआ था। कौन है ये बख्तियार खिलजी, क्या आप जानते हैं? तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धड़कती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसका काफ़ी उपचार किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलाया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। बख्तियार खिलजी ने 1199 में आग लगवा दी थी। क्या ऐसे लोगों को क्षमा किया जा सकता है? बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो बिहार का मुगल शासक था। आचार्य ने उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की कुछ पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु को मार डाला। खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वह यह कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। क्या ऐसे क्रूर शासक को माफ किया जा सकता है?